समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं आयशा अंसारी। हेडलाइंस तो आप जान चुके हैं, आपको ये बताएंगे सियासत से जुड़ी कुछ खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी है। आपको बताएंगे कि एमकेएम हुकूमत से क्यों नाराज हो गई है, अगली मर्दमशुमारी अब कब होगी, इस्तीफों की क्या कहानी है, क्रिसमस की खुशियां कहां फीकी पड़ गई, बरतानिया ने अवाम से क्या और कौन सा वादा था जो पूरा नहीं कर सकी, सर्दी की शदीद लहर अब दोबारा कब आ रही है, ये सब आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि आज बहुत खुशियों भरा दिन है। आज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम पैदाइश यानी क्रिसमस है। आज बाबा कौम का भी यौम पैदाइश है और आज समा भी 13 साल का हो गया है। तो जनाब समा को हैप्पी बर्थडे। हमारा आपसे वादा है कि इसी तरह साल के 365 दिन आपको हर खबर से बाखबर रखेंगे। बिल्कुल सबा, समा तो अपना वादा इसी तरह निभाता रहेगा। और अब चलते हैं बुलेटिन की जानिब। तो सबसे पहले जिक्र करेंगे मर्दमशुमारी का। तहरीक इंसाफ भी दोबारा मर्दमशुमारी की हामी निकली। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने समा से गुफ्तगू में कहा कि वजीर आजम भी दोबारा मर्दमशुमारी के हक में है, लेकिन बल्दियाती इंतखाबात अभी सर पर हैं, जिसकी वजह से ऐसा मुमकिन नहीं है। फिलहाल इसी मर्दमशुमारी के साथ आगे बढ़ेंगे। कराची की आबादी कम दिखाने का एतराफ़ भी कर लिया। रिकॉर्ड 2013 में ये बताता है कि कराची की आबादी 2 करोड़ 14 लाख है, तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? ये हमारे लिए जिंदगी और मौत के मामले से ज्यादा का कोई मामला है। धोखा दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। बिल्कुल दुरुस्त। तहरीक इंसाफ का भी मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कम दिखाने का एतराफ़। समा से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा कि वजीर आजम इमरान खान भी दोबारा मर्दमशुमारी कराना चाहते हैं। मर्दमशुमारी है, इसमें एम्बिग्विटीज शामिल है, यानी इसके अंदर इबाम पाया जाता है। और ख़ास तौर से सिंध के अर्बन सेंटर्स के अंदर जो कराची की आबादी आई थी वो तकरीबन 1 करोड़ 75 लाख के करीब आई थी, जो कि मैं नहीं समझता कि ये करेक्ट नंबर है। कराची की आबादी इससे ज़्यादा लगती है। गवर्नर सिंध ने मर्दमशुमारी के नताइज में गलती का एतराफ़ तो किया, लेकिन साथ ही ये भी कह दिया कि फिलहाल दोबारा मर्दमशुमारी कराना मुमकिन नहीं। बल्दियाती इंतखाबात से पहले मर्दमशुमारी कराना मुमकिन नहीं। 2022 में हम मर्दमशुमारी दोबारा कराने की प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे और 23 के इंतखाबात से पहले, यानी हम चाहते हैं कि नए इंतखाबात जो हों वो मर्दमशुमारी के तहत ही हों, नई मर्दमशुमारी के तहत। फिलहाल इसी मर्दमशुमारी को एक्सेप्ट करते हुए हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इमरान इस्माइल कहते हैं कि मर्दमशुमारी होगी तो तमाम हल्के दोबारा बनाए जाएंगे, फौज की मदद भी दरकार होगी, जबकि इस वक्त सरहदों पर कशीदगी है। MQM को भी हुकूमती सतह पर ये बात समझा दी जाएगी। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मर्दमशुमारी नताइज की वफाकी काबीना से मंजूरी सरासर गलत और खिलाफ आइन है। मर्दमशुमारी का मामला मुश्तरका मुफादात कौंसिल में ज़ेरे इल्तवा है। वफाकी काबीना को मर्दमशुमारी पर फैसले का हक नहीं, हैरत है। कल MKM सरबराह ने कहा कि अब सड़कों पर आएंगे, पहले आप काबीना से निकलें। काबीना ने 2 रोज कबल मंगल के रोज जो सेंसस के रिजल्ट थे उनको अप्रूव कर दिया है। सिंध हुकूमत, सिंध काबीना ये समझती है कि वफाकी हुकूमत का ये इक़दाम आईनी, कानूनी और इखलाकी एतबार से सरासर गलत है। वज़ीर आला सिंध 2017 से सूबाए सिंध का मुकदमा लड़ रहे हैं कि ये सेंसस सूबाए सिंध की पॉपुलेशन को सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती और हमारी पॉपुलेशन को, हमारी आबादी को अंडर शो किया गया है इस सेंसस के अंदर। आगे बढ़ें। कराची के इलाके पापोश नगर में वाक़े निजी बैंक में धमाका हुआ, जिसके नतीजे में इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। रेंजर्स और पुलिस की टीमें धमाके के मकाम पर पहुंच गई हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। तो शाहनवाज, इब्तदाई तौर पर क्या कहा जा रहा है इस धमाके से मुताल्लिक़? मैं इस पापोश नगर में मौजूद हूँ, जहाँ आज बहुत ज़ोरदार धमाका सुना गया था। ये धमाका एक निजी बैंक के अंदर हुआ था। इब्तदाई तौर पर ये ख्याल किया जा रहा था कि कोई तकरीबकारी है, तमाम हमारी SSP सेंट्रल से बात हुई है। उनका ये कहना है कि बैंक के अंदर एक वाटर टैंक मौजूद है जिसमें गैस भरने से ये धमाका हुआ है। मेरे कैमरामैन इमरान आपको दिखाएंगे, ये वो बैंक है जहाँ धमाका हुआ। धमाके के बाद आप देख सकते हैं कि इस बैंक का जो शटर है बाहर की जानिब निकला है। यहाँ पर जो मौजूद मोटरसाइकिल थी, गाड़ी थी, उसको भी नुकसान पहुँचा है। ताम वाक़े में
कोई जख्मी नहीं हुआ है। यहाँ के इलाका मकी कहते हैं, जो इस फ्लैट के मकी हैं वो कहते हैं कि ये धमाका जो है गैस लीकेज के बायस हुआ है। काफ़ी अरसे से यहाँ पर शिकायत है कि सुई गैस लीक हो रही है, जिस पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी और उनको ये लगता है कि धमाका जो है गैस लीकेज का है। ताहम अभी यहाँ पर BDS का अमला आया था, उसने इस जगह को क्लियर करार दे दिया है। इस वक्त यहाँ पर जो स्पेशल यूनिट है जो यहाँ पर मौजूद है वो तहकीकात कर रहा है। SSP सेंट्रल कहते हैं कि धमाके की जो है मजीद तफ्तीश होगी तो कुछ सामने आ सकेगा। ठीक है शाहनवाज, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। न्यू कराची सबा सिनेमा के करीब आइस फैक्ट्री में होने वाले धमाके की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। फैक्ट्री मालिक ने कहा है कि फैक्ट्री में बम धमाका किया गया है। गुज़िश्ता 4 महीने से धमकियां भी दी जा रही थी, जबकि पुलिस का कहना है कि वहां से बारूदी मवाद के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं। न्यू कराची आइस फैक्ट्री में धमाका था किस चीज का? मामला हल ना हुआ। पुलिस ने पहले कहा बॉयलर फटने से हुआ, फिर नया बयान सामने आया, कंप्रेसर फटने से ये तबाही हुई। लेकिन अब फैक्ट्री मालिक ने उसे दहशतगर्दी करार देकर वाकई की तहकीकात को एक नया रुख दे दिया है। मोइन कादरी के मुताबिक फैक्ट्री में बम धमाका किया गया। हमारी फैक्ट्री में कोई बॉयलर नहीं था। हमारे यहाँ अमोनिया गैस होती है, वो अमोनिया गैस की लीकेज ज़रूर हुई है या ऑफिस के अंदर कोई बम रखा गया है या बम ब्लास्ट हुआ है, ये मुझे कतई तौर पे तखरीबी कार्रवाई लगती है। फैक्ट्री मालिक के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ माह से उन्हें धमकियां भी दी जा रही थीं। हमारी फैक्ट्री की नेग्लिजेंस की वजह से कोई हादसा नहीं हुआ। मुझे थ्रेट थी, मैं दो थ्रेट की वजह से जो है मैं 4 महीने से पाकिस्तान से नहीं हूँ, मैं लंदन में हूँ। फैक्ट्री मालिक के वीडियो बयान के बाद पुलिस ने कहा अगर उन्हें धमकियां मिल रही थीं तो पुलिस को क्यों नहीं बताया। पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से बारूदी मवाद के भी कोई शवाहिद नहीं मिले। ताहाल इस पुरअसरार धमाके से मुतालिक बम डिस्पोजल स्क्वाड और कीमियाई टेस्ट की रिपोर्ट्स नहीं आ सकी हैं, जिससे हतमी तौर पर पता चल सकेगा कि ये धमाका आखिर किस चीज का था। यूं दी हमें आज़ादी के दुनिया हुई हैरान, ए कायद आज़म तेरा एहसान है एहसान। अब जिक्र करते हैं बाबा कौम कायद आज़म का, जिनका आज यौम विलादत है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है। वज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध ने वज़ार कायद पर हाजिरी दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार पर गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। मेहमान खुसूसी मेजर जनरल उमर बुखारी ने परेड का मुआयना किया। कमांडेंट PMA काकूल ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी तहरीर किए। मज़ार कायद पर फूलों की चादर रखी और फातिहा खानी भी की। तकरीब में मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ भी मांगी गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध ने भी बानी पाकिस्तान के मज़ार पर हाजिरी दी। पार्टी पॉलिसी से इनहराफ, JUI डिसिप्लिनरी कमेटी का बड़ा फैसला। कमेटी ने 4 रहनुमाओं की बुनियादी पार्टी रुकनियत खत्म कर दी। हमारे साथ जुल्करनैन इकबाल मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जुल्करनैन, इससे कबल मौलाना शिरानी ने खासे सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे, सख्त बातें की थी मौलाना फजल रहमान के हवाले से। कहीं ये एक्शन उसी के बाद तो नहीं लिया गया? और कौन से 4 रहनुमा है वो जिनकी रुकनियत मुअत्तल हुई है? देखिए, मौलाना मोहम्मद खान शेरानी, हाफिज हुसैन अहमद, मौलाना गुल नसीब और मौलाना शजाउल मलिक, ये चारों वो रहनुमा हैं जिन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों में मौलाना फजल रहमान समेत पार्टी पॉलिसी के ऊपर काफ़ी तनकीद की थी। उनके ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी का JUI का इजलास हुआ। वो इन चारों जो रहनुमा हैं इनकी बुनियादी रुकनियत को ख़त्म करने की सिफारिश कर दी गई है और थोड़ी ही देर में इन चारों रहनुमाओं को पार्टी से निकालने का बाज़ाब्ता जो नोटिफिकेशन है वो भी पार्टी की जानिब से जारी कर दिया जाएगा। डिसिप्लिनरी कमेटी है, उसमें जो उसके सरबराह है और जो दीगर मेंबरान है उन्होंने मुतफ़िका तौर पर तवील गौर के बाद इस नतीजे पर वो पहुंचे कि चारों रहनुमा के साथ न सिर्फ इनको पार्टी से निकाला जाए बल्कि जो इनके साथ राब्ते में रहेगा, जो इनको आगे लेकर चलेगा, उनके हवाले से भी कहा गया है कि उन मेंबरान के खिलाफ भी पार्टी अपनी सतह पर कार्रवाई करेगी। कुछ ही देर में बाज़ाब्ता तौर पर इन चारों रहनुमाओं को पार्टी से निकालने का ऐलान भी हो जाएगा। जुल्करनैन इकबाल ने हमें इससे मुतालिक बताया, आपका शुक्रिया। और लगता है कि मौसम का असर PDM पर भी पड़ने लगा, इसीलिए तो वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि इतनी सर्दी है कि इनकलाब फ्रीज हो गया है। लॉन्ग मार्च, इस्तीफा और धरना डी फ्रीज होने के बाद होगा। आपको बताएं कि वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इतनी सर्दी है कि इनकलाब फ्रीज हो गया है। लॉन्ग मार्च, इस्तीफा और धरना डी फ्रीज होने के बाद होगा।
کہاں سے آئے ہیں یہ استعفے؟ کس نے بھجوائے ہیں یہ استعفے؟ 2 نون لیگی ارکان قومی اسمبلی کے استعفے اسپیکر کو مل گئے۔ اے پی اسمبلی سے بھی ایک استعفیٰ آ گیا۔ جن کے استعفے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو بھجوائے ہی نہیں ہے، پارٹی قیادت کو جمع کرائے تھے۔ اگر یہ استعفے دیتی ہے پی ڈی ایم، آپ انہیں قبول کریں گے فوراً؟ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ استعفے دیں، دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دیں۔ اگر یہ استعفے دیں، میں آنیسٹلی آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کی بہتری ہو۔ ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر اکثریت لوگ استعفے نہیں دیں گے۔ ایوانوں میں اپوزیشن کے استعفے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ترجمان قومی اسمبلی کے مطابق نون لیگی ایم این اے مرتضیٰ جاوید عباسی اور محمد سجاد کے سرکاری لیٹر پیڈ پر استعفے موصول ہو گئے ہیں۔ قومی اسمبلی کے ریکارڈ سے دستخطوں کی تصدیق بھی ہو گئی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ مستعفی ارکان اسمبلی کو استعفوں کی تصدیق یا تردید کے لیے ذاتی حیثیت میں اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا مراسلہ بھیجا جا چکا ہے۔ ادھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی ایک نون لیگی رکن کا استعفیٰ پہنچ گیا، مگر جن کے استعفے پہنچے ہیں وہ پریشان ہیں۔ کہتے ہیں ہم نے تو استعفے قیادت کو جمع کرائے تھے، یہ اسپیکر تک کیسے پہنچ گئے؟ ہم نے استعفیٰ کوئی نہیں دیا۔ اب بات ہوئی ہے مرتضیٰ جاوید بھائی صاحب سے، انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی قیادت کے پاس جمع کی ہے۔ شرارت ہی ہو سکتی ہے، یہ دور ہی شرارت کا ہے، اس کی پوری انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ میں نے اپنا استعفیٰ صوبائی اسمبلی کی سیٹ کا استعفیٰ جو ہے وہ اپنی مسلم لیگ نون کی قیادت کو بھیجا ہے، اسپیکر کو نہیں بھیجا ہے۔ اگر لیگی ارکان نے خود اپنے استعفے نہیں بھیجے تو کس نے بھجوائے؟ کیا مسلم لیگی ارکان اسمبلی کے ساتھ کوئی ہاتھ ہو گیا؟ معاملہ الجھ گیا۔ تو ہر طرف استعفوں کا شور ہے۔ نون لیگ کے 2 ارکان قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھجوائے گئے استعفے جعلی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی نے دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں اصل استعفے دونوں ارکان کے پاس ہی ہیں۔ کیا استعفے پی ٹی ایم کی چڑ بن گئے ہیں؟ حکومت مخالف اپوزیشن تحریک کی ابتدا سے ہی استعفوں کا بڑا شور رہا ہے۔ کون کیا کہتا رہا، آپ کو یاد کرواتے ہیں۔ 31 دسمبر تک استعفے جمع ہو رہے ہیں۔ میرے پاس استعفوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ 31 دسمبر تک اپنے استعفے جمع کرا دیں۔ 31 دسمبر تک استعفے جمع ہوں گے۔ تمام پارٹی پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے۔ انہوں نے کوئی استعفے نہیں دینے۔ میرے پاس استعفوں کے انبار لگ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمائشی استعفے اپنے پاس جمع کرا دیے ہیں۔ منہ پر مارنے چاہیے، یہ پڑے تمہارے استعفے۔ روز ان کے پٹارے سے ایک نیا جھوٹ برآمد ہوتا ہے۔ یہ استعفے دیں گے ہی نہیں۔ استعفے جمع ہوں گے، اپنے استعفے جمع کرائیں گے۔ میں گارنٹی کرتا ہوں آپ صرف دے دیں استعفیٰ، اسد قیصر صاحب سے منظور کرانا انشاءاللہ 5 منٹ کا کام ہے۔ استعفے ہمارا ایٹم بم ہے، ایٹم بم ہے۔ میں تو انتظار کر رہا ہوں کہ استعفے دیں، دعا کر رہا ہوں کہ استعفے دیں۔ ابھی آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے اندر اکثریت لوگ استعفے نہیں دیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما خالد مقبول صدیقی کراچی میں پریس کلب میں پریس کانفرنس کریں، آئیے آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ کا باعث بنے گی۔ ہم ایک ایسے مطالبہ، ہم نے اپنا اولین مطالبہ کہا تھا کہ جو نہ صرف سندھ کے شہری علاقوں بلکہ پورے پاکستان کی بقا کے لیے اور استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے، کیونکہ یہ شہر جو بڑی ذمہ داری کے ساتھ پورے ملک کو چلا رہا ہے، اگر اس کی آبادی بھی صحیح نہیں گنی گئی اور وہاں اس آبادی کی بنیاد پر وسائل کی الیکیشن بھی صحیح طرح نہیں کی گئی، یہ شہر جو آہستہ آہستہ گزشتہ 15 سالوں میں ایک بڑے دیہات کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، ڈوب رہا ہے، ٹوٹ رہا ہے، اپنے حصے کے تمام ٹیکس دے رہا ہے، پانی کا ٹیکس دیتا ہے اور پانی نہیں ملتا، صفائی کے ٹیکس دیتا ہے اور صفائی کے انتظامات نہیں ہیں، ٹوٹ پوٹ سڑکوں کی تعمیر کے ٹیکس دیتا ہے اور اس کے پیسے سے کہیں اور کی سڑکیں بن رہی ہیں، جس کو آپ نے گزشتہ 15 سال میں تمام نوکریوں سے باہر رکھا ہے۔ آپ نے
अपने इक़दामात से ये मैसेज MKM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कराची डूब रहा है। ये शहर पानी का टैक्स देता है लेकिन इसको पानी नहीं मिलता। गुज़िश्ता 15 सालों में देहात की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। मज़ीद अहम खबरें इस ब्रेक के बाद, समा के साथ रहिए। वेलकम बैक। भारतीय काबिज अफवाज ने मारूफ कश्मीरी फुटबॉलर आमिर सिराज समेत 2 नौजवानों को जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। कश्मीरी रहनुमा अब्दुल हमीद लोन का कहना है कि सोपूर के आमिर सिराज 6 महीने से लापता थे। भारत कश्मीरी नौजवानों का खून बहाकर आज़ादी की तहरीक को दबाना चाहता है, मगर ये उसकी गलतफहमी है। आगे बढ़े। नवाज शरीफ ने इसराइल भेजा था। मुस्लिम लीग नून के दौर में वजीर मजहबी अमूर अजमल कादरी ने इसराइल के दौरे का बड़ा इंकशाफ कर दिया। बताया कि नवाज शरीफ में बहुत वलवला था, मगर सियासी हालात की कलाबाजी की वजह से मामला पसे पुश चला गया। मुलाकात में इसराइली वज़रा भी शामिल थे। वो कहते हैं कि जब भारत को इख्तलाफात के बावजूद तस्लीम करते हैं तो इसराइल के मामले में क्या हर्ज है। समा के प्रोग्राम आवाज़ में गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए सुन लेते हैं। हमारे वजारत ख़ारजा के उस दौर के लोगों का ये ख्याल था कि क्या हम उनसे ताल्लुकात कायम कर भी सकते हैं या नहीं, और अगर उनसे ताल्लुकात कायम करें तो उन तमाम तर मफादात का जो रुख है वो पाकिस्तान के हक़ में होगा या नहीं। तो एक तरह का ये मुतालियाती सफ़र था और ताल्लुकात की इब्तदा थी। 2-3 उनकी वजारत ख़ारजा के आला लोग थे और उनकी काबीना के 1-2 वज़रा थे जो मिलने हमारे होटल में आए और हमारी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू उनसे रही। ज़्यादा तिजारती उमूर पे बात हुई क्योंकि पाकिस्तानी टेक्सटाइल्स इसराइलियों में बड़े मकबूल हैं और सियासी और सफारती ताल्लुकात में ये बात तय की गई कि अगर इसकी बुनियाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मशरूत न की जाए तो इसराइलियों के नज़दीक ये ज़्यादा बेहतर थी। जैसे हिंदुस्तान से हमारे हज़ार इख्तलाफात हैं लेकिन उसके बावजूद हम उनको तस्लीम करते हैं, इसी तरह उनसे बहुत सारे मामलात हमारे हल तलब हैं लेकिन इसके बावजूद सफारती ताल्लुकात कायम करने में कोई हरज नहीं। मियाँ साहब बहुत पैशनेट थे और बड़े उनके अंदर वलवला था, लेकिन उस वक़्त के जो सियासी हालात ने यकदम कलाबाजी खाई, उसके बाद ये चीज़ पस मंज़र में चली गई। इसी हवाले से आपको मजीद बताएं कि मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं मरियम सफदर के बाद अब मौलाना अजमल कादरी का एतराफ़ भी सामने आ गया। पर्दा उठा दिया कि नवाज शरीफ ने उन्हें इसराइल भेजा था। ट्वीट किया कि अब समझ आई नवाज शरीफ दिन रात पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जहर क्यों गलते हैं। कौम जानना चाहती है कि ये खेल कब से खेला जा रहा है। कौम झूठ, फ्रॉड, करप्शन और मुनाफकत में माहिर मरियम सफदर से सवाल पूछती है, कौम को बताएं नवाज शरीफ इसराइल के एजेंट क्यों बने। शहबाज गिल के बाद अब मरियम औरंगजेब की बात करें तो तर्जुमान नून लीग ने नवाज शरीफ दौर में वफ्द इसराइल भिजवाने की तरदीद कर दी। मरियम औरंगजेब ये कहती हैं कि नून लीगी दौर में ऐसा कोई दौरा या राब्ता नहीं हुआ। बेबुनियाद इत्तलात फैलाकर सियासी मुखालिफिन को नहीं, मुल्की मफाद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हुकूमती वजीर की खबरें आने पर ये इल्ज़ाम भी नवाज शरीफ पर लगा दिया गया। नवाज शरीफ और नून लीग कौमी मफादात पर कायदे आज़म के असूली मौक़िफ़ के पहरेदार हैं। इंडियन एजेंट बनाने वालों ने अपने स्याह करतूत छुपाने के लिए ये नया फितना तैयार किया है। कुछ बात करते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर में कूड़ा करकट के ढेर ऐसे लगे हैं कि इंतजामिया के लिए ऑपरेशन क्लीन अप मुश्किल हो गया। न सिर्फ पॉश इलाकों के मकीन परेशान हैं बल्कि अंदरूनी शहर के रिहायशी भी कोफ्त का शिकार हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं जहांगीर खान। कचरा लाहौर की खूबसूरती खा गया। गली मोहल्ले पोश इलाके कचरे से अट गए। यह है वो इलाका जिसे गार्डन टाउन कहते हैं, लेकिन कचरा इतना कि खुदा की पनाह। गुलबर्ग में भी यही मनाजिर हैं, सांस लेना महाल है। अंदरून लाहौर में तो सूरत हाल और भी अबतर है। शहर का कोई पॉइंट ऐसा नहीं जहां कूड़ा करकट के ढेर ना हो। पॉल्यूशन फील हो रही है कि सामने ये क्या मतलब माहौल लग रहा है और बहुत ही ज्यादा गंदगी फील होती है। कुछ जगहों पर काम शुरू तो हुआ है लेकिन सुस्त रवि का शिकार है।
اپنے جتنے بھی تمام بیک لوگ سے پوائنٹ ہیں ان کو سیکوینس وائز اس کو کلوز کر رہے ہیں، کیونکہ البراق ختم ہو گئی ہے. اب ہماری لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو ہے وہ ان کوڑے کو ٹھکانے لگانے کا جو ہے کام کر رہے ہیں. شہر میں گندگی اور کوڑے کے ڈھیر پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لیا، لیکن صفائی کے اعتبار سے حالات میں کوئی زیادہ تبدیلی نہیں آ سکی. کیمرہ ٹیم اور رپورٹر شاہین شہزادی کے ساتھ جہانگیر خان، سما، لاہور. سال پہلے 25 دسمبر کو پاکستان کے مقبول ترین ریڈیو چینل سما ایف ایم نے کامیابی کے راستے پر سفر شروع کیا تھا اور آج ہر پاکستانی کے دل کی آواز بن چکا ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں ریان احمد کی رپورٹ. جی ہاں، سما ایف ایم ہوا 8 سال کا اور یہ 8 سال تھے میوزک، انٹرٹینمنٹ اور نیوز کے اور ان محبتوں کے جو ملی بے شمار سننے والوں سے. لگ نہیں رہا کہ 8 سال ہو گئے، ابھی بھی لگتا ہے کہ اچھا 3-4 سال ہوئے ہیں، which is a good sign کہ اتنے جلدی وقت گزر گیا ہے اور بہت ہی انٹرسٹنگ سفر رہا ہے. آپ سما کا ہر پروگرام سنیں گے تو بڑا بامانی پروگرام ہوتا ہے. اٹس اے تھیم بیسڈ پروگرام. ان 8 برسوں میں سما ایف ایم نے چلایا اپنا جادو اور بنا پاکستان کا نمبر 1 ہٹ میوزک اسٹیشن. مگر یہ ممکن نہ ہوتا ایاز ابڑوں کے بغیر، جو ہے جی ایم پروگرامنگ سما ایف ایم. اس وقت بہت سارے خدشات تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اور جو ٹیم تھی ہماری، اس کی محنت کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم نمبر 1 پوزیشن تک پہنچے اور اس کو ہم نے سسٹین کیا ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. سما ایف ایم کراچی، لاہور، اسلام آباد، بہاولپور، سیالکوٹ اور پشاور آج ان سبھی شہروں سے بلند کر رہا ہے اپنی آواز اور چھونے کو ہے کامیابی کے نئے آسمان. برتھ ڈے سما ٹی وی، ہیپی برتھ ڈے سما ایف ایم اینڈ ہیپی برتھ ڈے قائد اعظم محمد علی جناح. 8ویں سالگرہ کے موقع پر پروگرام نیا دن نے کیا پیش خراج تحسین سما ایف ایم کو کیک کٹنگ سرمنی کی صورت میں. نیوز سے لے کر میوزک اور میوزک سے سماجی مسائل کی نشاندہی اور ان کے حل تک سما ایف ایم نے پچھلے 8 سال کے دوران اپنا کردار بھرپور انداز میں ادا کیا ہے اور یہ سفر ابھی جاری ہے اور انشاءاللہ کامیابی سے جاری و ساری رہے گا. کیمرامین محسن کے ساتھ ریحان احمد، سما، کراچی. تونسا سے پی ٹی آئی کے ایم پی اے خواجہ داؤد نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پر سنگین الزامات لگا دیے. انہوں نے کہا کہ پنجاب میں سارا فنڈ میاں والی اور عثمان بزدار کے حلقے میں لگ رہا ہے. ڈی جی خان میں تاریخ کی ریکارڈ کرپشن ہو رہی ہے. تحفظات دور نہ ہوئے تو سینٹ الیکشن سے پہلے استعفیٰ دے دوں گا. پنجاب میں 2 حلقے ہیں جہاں اربوں خربوں کا فنڈ لگ رہا ہے. ایک میاں والی ہے، ایک 86 ڈی جی خان 86، اسے ڈی جی خان نہیں 286 کہہ لیں. کیا پی ٹی آئی صرف ان 2 حلقوں کا نام ہے جہاں 40 گھر ہیں بھارتی کے؟ میں بھارتی کے خلاف نہیں ہوں، بھارتی کو بنائیں، شادہ لوڈ کو بھی بنائیں، جتنے ایریے ہیں سب کو بنائیں. اس نے ہمارے ساتھ بات بھی کی تھی، چودھری پرویز الہی گارنٹر تھے کہ وہوا کو یہ تحصیل بنائے گا اور تونسا کو یہ ضلع بنائے گا. اس بات پہ آتا نہیں. اب اس پہ کیا اعتبار کیا جائے؟ اب عمران خان کے پاس بات ہوگی. اگر خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی میں رہیں اور ہماری بات سنیں اور اس کا ازالہ ہو، نہیں تو میری بات ایک ہے، میں پارٹی سے بھی استعفیٰ دوں گا، رکنیت سے بھی استعفیٰ دوں گا اور سینٹ سے پہلے دوں گا. ہم 15 کے 15 آدمیوں نے 22 تاریخ کو اسی معاملے پہ ایک میٹنگ بھی کی تھی. کبھی ریکارڈ بھی نہیں ہے جتنی کرپشن اس دور میں ادھر ہو رہی ہے. اس سے پہلے کبھی کوئی دور میں کرپشن جب سے پاکستان بنا ہے. میری عمران خان سے اپیل ہے. تو کون کرپشن کر رہا ہے؟ یہی بزدار کر رہے ہیں، ان کا بھائی کر رہے ہیں، ان کی فیملی والے کر رہے ہیں، ان کا قبیلہ کر رہا ہے. کچھ بات کرتے ہیں لاہور کے حوالے سے، جہاں چوری اور ڈکیتیوں کی وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں. سال 2020 کے دوران لاہور کا کوئی علاقہ چوروں اور ڈکیتوں سے محفوظ نہ رہا. لٹیروں نے تقریباً 2 ارب روپے سے زائد کی نقدی اور اشیاء شہریوں سے لوٹ لی. جی ہاں، وارداتوں کے دوران 25 افراد کی جان بھی چلی گئی. جہانگیر خان کی رپورٹ. ان سے اتنا ہی. ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ. دیکھتے رہیے سما.